हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम लोगों ने कल जो वीडियो किया था उस पार्ट 1 वो हमारे पहले चैप्टर का यहाँ तक किया था हम लोगों ने। जुताई किसे कहते हैं, तो मिट्टी को उलट पलट एवं पौला करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती थी, तो जुताई कहलाती थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, कर लिया था। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कृषि औजार में कि कृषि के लिए कौन कौन से औजार की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि अच्छी उपज के लिए बुआई के पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। तो उपज अगर आपको अच्छा करना है तो आप क्या करेंगे, तो मिट्टी को भुरभुरा करेंगे। ठीक है, यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल, कुदाली और कल्टीवेटर। तो ये कल्टीवेटर क्या है, एक मशीन है। ठीक है, तो आप मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए किस किस चीज का यूज करते हैं, तो हल, कुदाली और कल्टीवेटर इस कार्य के लिए उपयुक्त औजार है। ठीक है, तो हल का क्या कार्य है, उसके बाद एक एक करके कुदाल कैसा होता है, इसका क्या कार्य है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या, हल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, हल के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब आपको अच्छे से नजर आ रही होगी। हाँ, अब ठीक है, देखिए हल के बारे में क्या दिया है कि प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई यानी कि खाद उर्वरक मिलाने, मतलब कि हल का प्रयोग जुताई करने के लिए, फिर खाद और उर्वरक को मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने और मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। तो प्राचीन काल से ही क्या किया जाता है, हल का प्रयोग किया जाता है खेती के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है यह औजार लकड़ी का बना होता है। तो जो हल होता है वो किस चीज का बना होता है, तो लकड़ी का, जिसे बैलों की जोड़ी यानी कि बैल, जो दो बैल होते हैं, बैलों की जोड़ी मतलब कि दो बैल, ठीक है, बैलों की जोड़ी तथा अन्य पशु जैसे कि घोड़ा और ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये क्या है, हल है। यहाँ पे दो बैले हैं। ठीक है, दो बैल दिया हुआ है, दो बैल, और एक किसान इसको क्या कर रहा है, इसके कंधे पर एक लकड़ी रख दिया हुआ है, मोटा सा लकड़ी, और इसके बीच में एक क्या बांध दिया गया है, तो जो यंत्र बांधा गया है वही क्या है, हल है। ठीक है, यही दिया हुआ है, की जाती है। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। तो जो हल में एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, ठीक है, जिसे कि फाल कहते हैं। जो तिकोनी पत्ती लोहे की लगी होती है, जैसा कि देखिए यहाँ पे एक लोहे की यहाँ पे तिकोनी पत्ती दी हुई है, इसी को क्या बोलते हैं, फाल बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। तो हल का मुख्य भाग किसका बना होता है, तो लंबी लकड़ी का बनाता है, जिसे कि हल शिफ्ट कहते हैं। तो जो लंबा लकड़ी आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, तो हल में जो लंबी लकड़ी बनी होती है वो क्या कहलाती है, हल शिफ्ट कहलाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके एक सिरे पर हैंडल होता है, उसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरे पर जोत के लिए डंडे जुड़े होते हैं। तो एक सिरे पर हैंडल होता है, दूसरे सिरे पर क्या होता है, जोत के लिए डंडे जुड़े होते हैं, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। तो बैलों के गर्दन, एक सिरे को क्या किया जाता है, बैलों के गर्दन के ऊपर रख दिया जाता है। फिर क्या है कि एक जोड़ी बैल एक आदमी से सरलता से चलाता है। जैसे कि अब इसको चलाना है तो इसमें एक जोड़ी बैल यानी दो बैल की आवश्यकता होती है और एक आदमी की आवश्यकता होती है। यही इसको क्या कर सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहा है। तो जो लोहे का हल होता है, पहले का जो हल होता था वो लकड़ी का बना होता था, लेकिन आज का जो हल बनाया जा रहा है वो किसका, लोहे का बनाया जा रहा है। तो ये जो देसी लकड़ी का बनाया जाता था उससे ज्यादा ये क्या हो रहा है, तेजी से यूज में किया जा रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं कुदाल के बारे में। कुदाली, ठीक है, यह एक सरल औजार है। जो कुदाली होता है वो क्या होता है, एक सरल औजार है जिसका प्रयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पौला करने के लिए किया जाता है। तो कुदाली का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो खरपतवार को निकालने और मिट्टी को पौला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। तो जो इसमें दिया होता है कुदाल में क्या होता है, एक लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिससे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुंडी, एक सिरे पर क्या होता है, लोहे की चौड़ी मुंडी लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुदाल का पिक्चर दिख रहा है। तो ये है कुदाली। ठीक है, यहाँ पे मुंडी, यहाँ पे प्लेट है, तो ये वाली लोहे की लगी हुई है और साथ में ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। इसमें पकड़ने के लिए है, फिर हैंडल एक है, यहाँ पे जोत, और ये वाली जो क्या है, छड़ है। तो ये सारी चीज दी हुई है जो ब्लेड के लिए, ब्लेड की तरह कार्य करती है। तो जो लोहे की मुंडी प्लेट लगा रहता है वही ब्लेड का कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो जो इसका दूसरा सिरा होता है, ये वाला सिरा, वो क्या करता है, पशुओं द्वारा रख के उसके बाद इसका क्या किया जाता है, खींचा जाता है। तो ये हो गया। आगे दिया है क्या, कल्टीवेटर किसको कहते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित की जाती है। तो आजकल जुताई किसके द्वारा हो रहा है, तो ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम और समय दोनों का ही बचत होता है। तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि ये जो ट्रैक्टर के पीछे ऐसा मशीन लगा होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही उसमें नोकीले टाइप के बने होते हैं, और जो ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है तो इसमें कोई जानवर की आवश्यकता नहीं होती है, और एक आदमी ट्रैक्टर को चलाता है और आराम से क्या होता है, ये मिट्टी को अच्छे से खुरेद देता है, अच्छे से क्या कर लेता है, मिट्टी को हल्का कर देता है, निकाल अच्छे से बना देता है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। तो कल्टीवेटर से क्या फायदा हो रहा है कि हमें श्रम भी बच रहा है और काम भी जल्दी हो जाता है, समय की भी बचत होती है। आगे आते हैं बुआई के बारे में पढ़ते हैं, बुआई कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि
कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो जो बुआई होता है वो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छे गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। तो बुआई करने से पहले भी हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अच्छे गुणवत्ता वाले बीज का चयन करना होता है। जो बीज से क्या है अनाज अच्छी तरीके से क्या हो, अच्छा हमारा अनाज की उपज हो। ठीक है, तो अच्छी गुणवत्ता और साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज वाले बीजों को चुनने की प्राथमिकता देते हैं। तो किसान चाहते हैं क्या कि उनको अच्छा बीज मिले, जिससे वो क्या करे कि उनका फसल अच्छा हो, अच्छी उपज हो उसमें। ठीक है, तो बीजों का चयन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने की कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल दी। तो पहेली ने देखा कि उसकी माँ क्या करी है कि चने की बीज लेकर एक बर्तन में रख देती है, उसमें कुछ पानी डाल के। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो ये पहली को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बीज खराब होते हैं वो क्या करते हैं, खोखले जो बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जबकि जो अच्छे बीज होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा बीज खराब है और कौन सा अच्छा। यहाँ पे फिर क्रियाकलाप दिया हुआ है कि एक बीकर लेकर उसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए और कुछ समय प्रतीक्षा करते। इसी क्रियाकलाप को दिया है कि गेहूं का बीज लीजिए, उसको एक बीकर में डाल के, तो जितने भी खराब होंगे वो क्या होंगे, बीकर में ऊपर की तरफ तैर जाएंगे, जबकि अच्छे वाले बीज क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। कह रहा है क्या कुछ बीज जल में तैरने लगते हैं। तो हाँ, कुछ बीज क्या होंगे, जल में तैरने लगेंगे। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। तो जो बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, तो भारी होते हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। तो जो बीज खराब होता है वो क्या होता है, तो खोखले होते हैं और इसीलिए वो पानी के ऊपर क्या होता है, तैरने लगता है, तो तैरने लगते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। तो जो खोखले हो जाते हैं इसी कारण वो क्या होते हैं, हल्के, अतः यह जल में तैरने लगते हैं। फिर कह रहा है अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। तो अच्छे बीज को खराब बीज से अलग करने की ये एक अच्छी तकनीक है। हम उससे क्या करें, पानी में डाल दें, तो जो खोखली और खराब बीज होगी वो ऊपर की तरफ तैरने लगेगी और जो अच्छी बीज होगी वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जाना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जुताई के लिए जो औजार की आवश्यकता थी, हल, कुदाल, कल्टीवेटर, ये सारी चीजें के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो बुआई करने के लिए किस किस मशीन का आवश्यकता होती है वो वाली चीज पढ़ेंगे। तो पहले परंपरागत औजार देख लेते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप आकार का होता है। जो परंपरागत ये होता है औजार, वो क्या होता है, बुआई के लिए एक कीप आकार का औजार होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आदमी हैं और यहाँ पे एक कीप आकार का ये औजार है। ठीक है, इसी में क्या करते हैं, इसको ऐसे नीचे डाल देते हैं और ये हल जानवर चलाते जाता है आगे और मिट्टी क्या होने लगता है, यहाँ से मिट्टी खुदरा होने लगा। तो ये कीप आकार का होता है और इसमें ये लोग क्या करते हैं, बीज डाल देते हैं। बीज डालने से ऐसा क्या होता है कि ये मिट्टी के थोड़े अंदर चले जाते हैं बीज, ताकि तेज बरसात भी हो तो वो मिट्टी वहां से क्या हो, बहे नहीं। ठीक है, मिट्टी बीज वहां से इधर उधर ना जाए, थोड़ा सा वो मिट्टी क्या, बीज क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है। तो ये वाली चीज कह रहा है कि और कीप क्या आकार का होता है, बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाली पाइप से गुजरती है। तो इसमें पाइप लगा होता है, ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि ये क्या करते हैं, मिट्टी से, अब जैसे हम लोग ऊपर ही अगर बीज को डाल देंगे तो तेज हवाएं चलेगी या फिर बारिश होने लगेगा तो बीज इधर का उधर चली जाएंगी। लेकिन अगर हम इस तकनीक के अनुसार डालें तो बीज क्या हो जाएगी, मिट्टी के थोड़ा अंदर चली जाएगी, जिससे कि अगर तेज हवाएं चल रही है, आंधी, तो बीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये वाली चीजों की परंपरागत जो कीप का प्रयोग किया जाता था। देखिए यहाँ पे लोग बैल है और 2 व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहे हैं। आगे कौन सा मशीन दिया हुआ है, तो आगे है सीड ड्रिल। ठीक है, आगे दिया हुआ कौन सा, तो सीड ड्रिल। तो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो आजकल क्या कहता है, तो देखिए ये कल्टीवेटर मशीन ही है और इसमें क्या डाल दिया गया है, यहाँ पे एक पाइप की तरह संरचनाएं है। ये क्या कहते हैं, इसमें बीज जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ये कुरेदते जाएगा मिट्टी को और यहाँ से बीज निकल के इसके अंदर चली जाएंगी। ठीक है, ये सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल यानी चित्र 1.2 जो अभी हम लोगों ने देखा है का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी तथा गहराई समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। तो ये क्या होती है, समान दूरी और गहराई, मतलब कि इतने ही दूरी पर क्या हो गया, बीज डलाएंगे। अगर बीज यहाँ डला रही है और अगला बीज यहाँ, तो इसका मतलब ये समान दूरी पर क्या होंगी, बीज गिरेंगी और दबेंगी मिट्टी के अंदर। सुनिश्चित किया जाए बुआई के बाद बीज को मिट्टी द्वारा अच्छे से ढका जाए। तो बुआई के बाद बीज को मिट्टी से क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। इस बीज को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। तो अगर हम मिट्टी से उसको ढक देंगे तो क्या होगा कि पक्षियां अगर उड़ के आती हैं तो वो क्या करती है, बीज को ही वो खा जाती हैं।
तो अगर मिट्टी के अंदर इसको दबा दिया जाएगा तो पक्षियां नहीं खा पाएंगी, तो इसलिए क्या कहता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसमें बीज को हो गया। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों का ही बचत होता है। तो ये जो सीड ड्रिल है इसमें एक व्यक्ति होगा, ठीक है, और ट्रैक्टर को चलाएगा ट्रैक्टर के अंदर, और ये क्या होगा कि आराम आराम से जहाँ एक जगह बुआई होता, एक जगह अगर बीज डाला, यहाँ पे 3-4 जगह बीज का क्या होगा, वहाँ पे खेत में डाला जाएगा, और ये जल्दी भी हो जाएगा और श्रम की और समय दोनों की बचत होगी। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे बूझो कह रहा है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला है। तो पौधाशाला को नर्सरी भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे होते हैं। वे किस प्रकार, ये इस प्रकार की होते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग कभी नर्सरी गए होंगे तो पौधे क्या होते हैं, छोटे छोटे थैले में पौधे को उगाकर रखा जाता है। तो यहाँ पे बोल रही है ये पहली कि धान जैसे कुछ पौधे के बीज को पहले पौधेशाला में उगाया जाता है। तो धान का जैसे बीज होता है उसको क्या किया जाता है, पहले पौधेशाला में उगा लिया जाता है, ठीक है। अब फिर पौधे तैयार हो जाने के बाद उसे हाथों द्वारा खेत में रोपित किया जाता है। जब पौधा तैयार हो जाता है उसको एक एक करके खेत में रोप दिया जाता है। कुछ वनीय पौधे और पुष्पी पौधे भी पौधेशाला, तो जैसे आप लोग भी देखते हो कि बड़े बड़े पेड़ भी क्या कहते हैं, छोटे छोटे पौधेशाला में लगाए होते हैं। उसको लोग क्या करते हैं, खरीद के लेके जाके अपने घर पे लगाते हैं। तो ये वाला चीज हो गई। आगे पढ़ते हैं कि पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीज के बीच उचित दूरी होना आवश्यक है। मतलब कि अगर एक बीज यहाँ पे डाले और कुछ एक यहाँ डाले तो दोनों के बीच गैप रहेगा, तो क्या होगा, अच्छे से हमारा पेड़ क्या होगा, वृद्धि कर पाएगा। लेकिन अगर दोनों एक ही पास हुआ तो ना ये बढ़ पाएगा और ना ही ये। इसीलिए कि पौधे को अच्छी तरह से वृद्धि करने के लिए उनके बीच दूरी आवश्यक है। आगे क्या दिया है कि पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। अगर एक ही पास रहता है तो उसे ना ढंग से सूर्य का प्रकाश मिल पाता है, ना पोषक मिल पाता है, और ना अच्छी मात्रा में उनको जल मिल पाता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकाल कर हटा दिया जाता है। अगर ज्यादा ही घना हो जाता है खेत में फसल तो क्या किया जाता है, छोटे में उसको क्या किया जाता है, निकाल के दूसरी जगह रोपित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है खाद एवं उर्वरक का मिलाना। तो जब बुआई हो जाएगी उसके बाद क्या किया जाएगा, जब खेतों में खाद और उर्वरक को मिलाना, कह रहा है कि वे पौधे जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक। तो जो मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखता है उसी को बोलते हैं खाद और उर्वरक। तो यहाँ पे फिर बूझो कह रहा है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधे को देखा है, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। तो आप लोग को इसका आंसर मालूम चल गया कि कुछ पौधे जो वही पौधे किसी के खेत में अच्छी तरीके से होते हैं और किसी में क्या होते हैं, सूखे टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पोषक नहीं मिल पाता है। तो पोषक बनाए रखने के लिए लोग अपने अपने खेतों में उर्वरक और खाद का प्रयोग करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं, उनकी खरपतवार को नहीं निकालते हैं, उनका फसल क्या होने लगता है, धीरे धीरे खराब, उनकी फसल अच्छी नहीं होती है। फिर यहाँ पे दिया हुआ मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। तो जो मिट्टी होती है वही फसल को क्या करती है, खनिज प्रदान करती है। ये पोषक पौधे को वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेती में एक के बाद दूसरी फसल उगाते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं, एक के फसल के बाद दूसरी फसल उगाते हैं। खेत भी कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। तो किसान क्या करते हैं, एक के बाद एक ऐसे करके फसल को लगाते जाते हैं। लेकिन कभी भी उनको क्या करते हैं, खेत को खाली नहीं करते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक क्या होगा, अब बार बार आप फसल उगा रहे तो धीरे धीरे वहां का पोषक स्तर क्या हो जाएगा, खत्म होने लगेगा। कह रहा है कि फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है। इसे क्षति को पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो बार बार फसल उगाते हैं बार बार, तो धीरे धीरे मिट्टी की पोषक स्तर क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। कह रहे यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। जब खेत में खाद डाला जाता है तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, खाद देना कहते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर रहते हैं। जब अधिक मात्रा में खाद दिया जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा, पौधा खराब हो जाएंगे। ठीक है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। तो जो खाद है वो कैसा है, कार्बनिक जैविक पदार्थ है, जो पौधे या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। तो जो खाद होता है, खाद आप 7th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था वर्मी कंपोस्ट के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या था कि आपके घर के जितने भी कार्बनिक किचन के कचरा, जैसे कि सब्जियों का छिलका, तो ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, उसको एक मिट्टी का गड्ढा खोद के उसमें दबाते जाएंगे, धीरे धीरे वो किसका, खाद का रूप ले लेगा। तो वही होता है। तो इसमें बोला है कि जंतुओं और का अपशिष्ट होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते हैं तथा उनका अपघटन करने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। तो वह धीरे धीरे क्या होता है, अपघटित होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और ये अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा कर दिया जाता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 7 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने की विषय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने बताया था कि कक्षा 6 में हम लोगों ने इसके बारे में क्या किया है, पढ़ लिया है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे।
इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में हम आगे के सारी चीज़ को क्या करेंगे, समझेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।